हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इजी केमिस्ट्री बाय रश्मि नामदेव पर। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th की केमिकल काइनेटिक्स अध्याय 4 यानी रासायनिक बल गतिकी। पिछले अध्याय में हम लोगों ने दर नियम या रेट लॉ पढ़ लिए थे और रेट लॉ में हम लोगों ने देखा था कि रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक में जो मेन है वो है सांद्रता, यानी मेन तो सभी हैं लेकिन सांद्रता रासायनिक अभिक्रिया की दर को कैसे प्रभावित करती है ये हम लोगों ने रेट लॉ पे देखा था। लेकिन जो दर नियम है वो प्रायोगिक रूप से तो सही है, परंतु सैद्धांतिक रूप में या जब हम उसका डिटर्मिनेशन करते हैं तो थोड़ा सा वेरिएशन आ जाता है। तो अब हम जो पढ़ेंगे वो रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारकों में सांद्रता का प्रभाव, इसको अब हम मुख्य रूप से पढ़ रहे हैं। तो जिस टर्म का उपयोग किया जाता है सांद्रता के प्रभाव को पढ़ने के लिए, जिस टर्म का उपयोग किया जाता है उसको हम कहते हैं अभिक्रिया की कोटि। यानी आप लोग हर बार इस अध्याय में आप लोग बहुत बार पढ़ेंगे अभिक्रिया की कोटि, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो देखते हैं इसकी डेफिनेशन। इसका डेफिनेशन है किसी अभिक्रिया की कोटि उन घातों के योगफल के बराबर होती है जो दर नियम या दर समीकरण में सांद्रण के पदों के ऊपर लगाया जाता है। यानी हमने ये द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम पढ़े थे कि क्रिया कारकों की सांद्रताओं के गुणनफल के बराबर होता है, लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है कि किसी अभिक्रिया की कोटि उन घातों के योगफल के बराबर होता है जो दर समीकरण में सांद्रण के पदों के ऊपर लगाई जाती है। अब चलिए देखते हैं। माना कोई अभिक्रिया है ना, माना कोई अभिक्रिया है A प्लस B इज गोज टू प्रोडक्ट। ये माना कोई रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें A धन B मिलके क्या बनाता है, प्रोडक्ट बनाता है। तब दर नियम के अनुसार दर समीकरण क्या हो जाएगा, दर बराबर K एक्टिव मास ऑफ A इंटू एक्टिव मास ऑफ B, और यहाँ पर क्या हो जाएगा X और Y। ठीक है, X और Y ये उसका घातांक है। यही बताए ना कि उन घातों के योग के बराबर ये, यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या अभिक्रिया की जो कोटि होगी, अभिक्रिया की कोटि हम देखेंगे क्या होगा, कोटि बराबर हो जाएगा X धन Y। यही कहा है उसने कि उन घातों के योगफल के बराबर होती है जो दर समीकरण, ये हमने दर समीकरण के सांद्रण है ना, सांद्रण के ऊपर यानी पदों के ऊपर लगाई जाती है। क्या लगाया गया है, X एंड Y। ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था। अब यहाँ पर हम ये भी जानते हैं कि X और Y क्या है, एक स्टायोमेट्रिक नियतांक है। ठीक है, एक स्टायोमेट्रिक गुणांक है और इसी का योग जो है वो किसी भी अभिक्रिया की कोटि होती है। ठीक है, और अभिक्रिया की कोटि का मान यदि मान लीजिए X प्लस Y इज इक्वल टू 1 हो जाए, यानी घात, यदि मैं भी इसका उदाहरण बताऊंगी आपको, यदि X और Y का मान 1 हो जाए तो ये कहलाता है फर्स्ट ऑर्डर या प्रथम कोटि की अभिक्रिया। इसकी अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, प्रथम कोटि है ना, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाएगा ये। ठीक है, और यदि इसी का मान कितना हो जाए, किसका मान, X और Y, यदि X धन Y का मान 2 हो जाए तो ये क्या कहला जाएगा, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन यानी द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। ठीक है, और यदि X धन Y का मान
3 हो जाए तो ये क्या कहलाएगा, तृतीय कोटि की अभिक्रिया। ठीक है, तृतीय कोटि की अभिक्रिया। कई बार जो है x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 भी हो जाता है ना। x और y का मान यानी दोनों का जो प्लस करें यदि 0 हो जाए तो हम इसको कहते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया, है ना, शून्य कोटि की अभिक्रिया। शून्य कोटि की अभिक्रिया ये बताता है कि इस प्रकार के अभिक्रियाओं में रेट ऑफ रिएक्शन या अभिक्रिया की दर अभिकारकों की सांद्रताओं पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, तो ये देख लीजिए, लिखिए, फिर हम उसके बाद उसके उदाहरण देखते हैं। चलिए, तो अब हम कुछ प्रथम कोटि की अभिक्रिया के उदाहरण देखते हैं। ठीक है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया यानी क्या हो जाएगा, जिसके लिए x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, अब इसमें आपको ये रिएक्शंस दिख रहे हैं, कुछ अभिक्रियाएं जैसे N2O5 नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, ये N2O4 प्लस हाफ O2 में टूटता है ना। तो इसके लिए दर बराबर क्या हो जाएगा, हम दर समीकरण से दर बराबर K और किसके ऊपर, किसकी सांद्रता पर निर्भर कर रहा है, N2O5, है ना, N2O5 और इस जिसके ऊपर कुछ भी घात नहीं है, मतलब उसके ऊपर एक घात है, यानी ये 1। तो इसलिए x प्लस वाई, अब y तो है नहीं, यानी एक ही रिएक्टेंट है और उसके ऊपर जो घात लगी है वो 1 है, तो ये कैसा हो जाएगा, ये यानी इसके लिए जो दर है, दर ये क्या हो जाएगा, प्रथम कोटि, है ना, 1 हो जाएगा, इसलिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया हो जाएगी ये। ठीक है, तो हम इसी तरह से देखते हैं कि ये हो जाएगा प्रथम कोटि, इसका जो अभिक्रिया की कोटि है ये प्रथम हो जाएगी। अब यहाँ पर भी हम देखते हैं, यहाँ दूसरे अभिक्रिया में हम देखते हैं, जैसे ये H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का टूटना क्या बना, पानी और ऑक्सीजन। ठीक, तो यहाँ पर भी K और ये किसके, H2 और O2 और इसके ऊपर भी 1 है, यानी ये भी प्रथम कोटि की अभिक्रिया होगी। और ये अमोनियम नाइट्रेट, अब यहाँ पर भी देख रहे हैं अमोनियम नाइट्राइड का कि यहाँ ये जो दर है ये भी किसके बराबर हो जाएगी, K, और यहाँ हो जाएगा NH4NO2 और ये कितना लगा, 1, इसलिए ये भी प्रथम कोटि की अभिक्रिया। और यहाँ पर भी आप देखिए N2O, ये जो है N2 और O2 में टूटा, तो यहाँ पर भी जो दर है वो K और यहाँ पर हो जाएगा N2O और यहाँ 1, तो ये भी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण है। देखिए, कई बार एग्जाम में ऐसा भी दे देता है कि उदाहरण लिख देता है और बोलता है कि पहचानिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण है कि द्वितीय कोटि का या तृतीय कोटि का या शून्य कोटि का। ठीक है, तो ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया के कुछ उदाहरण हो गए। इसी तरह हम द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का भी उदाहरण लिखते हैं, तो आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए, तो हमने प्रथम कोटि की अभिक्रिया देखे, यानी ऐसी अभिक्रिया पर जो अभिक्रिया की दर है वो किसी एक क्रियाकारक की सांद्रता पर निर्भर करता था। अब हम द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण देखेंगे, यानी जिसके लिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 आ जाए, है ना, तो वो उस प्रकार की जितनी अभिक्रियाएं होंगी वो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के अंतर्गत आएगा। यानी इन टाइप के जो रिएक्शंस होंगी उनकी अभिक्रिया की दर 2 अभिकारकों की सांद्रताओं पर निर्भर करेगा। ठीक है, अब हम उदाहरण के रूप में देखते हैं, जैसे H2 प्लस I2, ठीक है, और ये क्या बना देगा, 2HI। ठीक है, तो इसका जो दर है, ये दर बराबर, दर समीकरण हमने पढ़ा ही था, दर बराबर क्या हो जाएगा, K, और ये हो जाएगा
H2 और इंटू ये क्या हो जाएगा I2, ठीक है, और दोनों के ऊपर एक है ना, तो x प्लस वाई यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा दर बराबर क्या हो जाएगा 1 + 1 यानी कि 2, यानी कि ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होगी, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, द्वितीय कोटि। इस अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होगा ये, ठीक है। बात समझ में आई कि इन दोनों की सांद्रताओं पर निर्भर कर रहा है और दो घात लगे हुए हैं, वो 1 + 1 = 2, यानी दो इसकी क्या आई अभिक्रिया की कोटि, द्वितीय कोटि का अभिक्रिया है। इसी तरह से एक हम ऐसा भी लिख सकते हैं HI, ठीक है, HI टूट रहा है H + I। अब मैं आपको बताऊं ये परमाणविक रूप में तो रह नहीं सकता, ये किस रूप में रहेगा, आणविक रूप में रहेगा, तो इसको हम जो टूटेगा वो H2 और I2, यानी जाहिर सी बात है इसके आगे हमें क्या लिखना होगा, ट्वाइस HI। तो यहाँ पर भी जो अभिक्रिया की दर होगी, है ना, यहाँ अगर हम दर देखें तो दर बराबर क्या होगा K, और ये वास्तव में HI एक ही क्रियाकारक की सांद्रता पर निर्भर तो कर रहा है, लेकिन यहाँ 2 होना बहुत ज़रूरी है, यानी यहाँ घात क्या लगेगा 2 लगेगा, इसलिए ये भी द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होगी, ठीक है, ये भी कैसी होगी, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होगी, ठीक। अब ये जो 2 हैं ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया हो गई। इसी प्रकार हम तृतीय कोटि की अभिक्रिया भी पढ़ सकते हैं, तृतीय कोटि अभिक्रिया, यानी ये क्या हो जाएगा, जिस पे अभिक्रिया 3 अभिकारकों की सांद्रता पर एक साथ असर होगा, तो ये तृतीय कोटि की अभिक्रिया होगी। देखिए वास्तव में क्या होता है कि जब रिएक्शन, अभी अपन ने एक दिन समझे थे, इसको हम अगली वीडियो में बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन हम लोगों ने देखा था कि जो रिएक्टेंट हैं वो प्रोडक्ट में कब बदलते हैं, जब उनके बीच में प्रभावी टक्करें होती हैं, ठीक है। तो प्रभावी टक्करें एक टाइम पर कितने अणुओं की प्रभावी टक्करों के फलस्वरूप उत्पाद बना, यही वास्तव में अभिक्रिया की कोटि में बता रहे हैं, ठीक। अब तृतीय कोटि की अभिक्रिया, जैसे NO + O2 और ये बना देगा NO2, ठीक है, ये क्या बना देगा NO2 बनाएगा। तो अब होगा क्या, ये एक ऑक्सीजन तो अकेले यहाँ लगने से रहा, है ना, 2 ऑक्सीजन ये उसके आणविक रूप में ही रहेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्म में, तो यहाँ हम क्या कर देंगे 2 कर देंगे, तो ये देखिए यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 2, यहाँ O2 है और यहाँ NO है, NO2 बना, तो ये एक ऑक्सीजन परमाणविक रूप में नहीं रह सकता, इसलिए यहाँ पर 2 NO का होना जरूरी है, और इस कारण जो दर है ये कैसा हम लिखेंगे इसका, ये क्या हो जाएगा NO और यहाँ पर O2, ठीक है, इसके ऊपर तो 1 है, लेकिन यहाँ NO के ऊपर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, इसीलिए ये x + y यानी कि 2 + 1 = 3, तो इस कारण ये तृतीय कोटि की अभिक्रिया कहलाएगी, ठीक है। बात आ रही समझ में, ये तृतीय कोटि की अभिक्रिया होगी। अब इसी तरह कई बार जो है वो शून्य कोटि की अभिक्रिया भी होती है, इसी तरह कई बार शून्य कोटि, 0 ऑर्डर रिएक्शन, शून्य कोटि की अभिक्रिया, ठीक है, शून्य कोटि अभिक्रिया। अब देखिए शून्य कोटि अभिक्रिया क्या होती है, यानी ऐसी अभिक्रियाएं जिसके रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर पर अभिकारकों की सांद्रता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊं H2 + Cl2, ठीक है, और यहाँ है सनलाइट, ठीक, या कई जगह यहाँ HNO, ठीक है। अब ये क्या होता है, ये ट्वाइस HCl तो बनाया,
ठीक है। लेकिन यहाँ पर इस अभिक्रिया के होने के लिए H2 या Cl2 का उतना महत्व नहीं है जितना कि सनलाइट, यानी जो रेट ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया की दर है वो प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करेगा। इसलिए यहाँ पर जो दर है वो क्या हो जाएगा, दर इज इक्वल टू K, और यहाँ H2 और यहाँ पर Cl2 और ये 0, इसीलिए यहाँ पर x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाने वाला है, 0, इसलिए ये शून्य कोटि की अभिक्रिया है। ये कौन सी कोटि है, 0 ऑर्डर रिएक्शन है। आ रही है बात समझ में कि यहाँ पर सनलाइट, अब देखो जितने भी एंजाइम वाली अभिक्रियाएं जो होती हैं जिसके ऊपर ऐसा एंजाइम लगा रहता है, सर्कमस्टांसेस जिसमें मेन रहता है, फॉर एग्जांपल मैं आपको ये भी बताऊं, NH3 का विघटन, ठीक है, ये विघटन हुआ N2 प्लस H2, ठीक। अब इसको हम क्या कर लेंगे, ट्वाइस कर लेंगे, तो ये हो जाएगा N2 और ये हो जाएगा 3H2, ठीक है। अब इसमें जो है उत्प्रेरक रहता है, उत्प्रेरक रहता है क्या, PT, और रहता है साथ में 1130 केल्विन ताप, ठीक। यानी कि यहाँ पर NH3 की सांद्रता का अभिक्रिया की दर पे प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि ये उत्प्रेरक और ताप के द्वारा ये निर्धारित होती हैं। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो है इन दोनों पर डिपेंड करती हैं, इसलिए ये भी जो दर क्या हो जाएगा, शून्य कोटि हो जाएगा, यानी 0 ऑर्डर रिएक्शन ये भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपन ने देखे प्रथम कोटि की अभिक्रिया जिसके हमने उदाहरण देखे, यानी इस पर जो दोनों घातांक है उसका मान कितना आना चाहिए, 1 होना चाहिए। हाँ, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, इसमें दोनों का जो घातांक है वो 2 होना चाहिए, इसमें उदाहरण देख लिए। तृतीय कोटि, ये x प्लस वाई का मान कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। और ये शून्य कोटि ऐसा होता है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, यानी किसी भी अभिकारक की सांद्रता पर इसका मान निर्भर नहीं करता, इसलिए ये शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है, ठीक है। और इसके अपन ने उदाहरण भी देख लिए। अब हम एक और उदाहरण देखेंगे, आभासी प्रथम कोटि की अभिक्रिया। चलिए, तो इतना नोट कीजिए। चलिए, अब हम देखेंगे आभासी प्रथम कोटि अभिक्रिया, यानी कि स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखिए, कई रासायनिक अभिक्रियाएं का जो ऑर्डर जब निर्धारित होता है, कोटि निर्धारित होता है, तो वो दिखने में हमें लगता है कि ये फर्स्ट ऑर्डर है या सेकंड ऑर्डर है, लेकिन वो वास्तव में आभास ऐसा होता है, लेकिन वो वास्तव में प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, जैसे हम एस्टर है ना, C2H5 COO C2H5, ये है डाई एथिल एस्टर। जब हम इसका जल अपघटन करते हैं किसी भी आम्लिक मीडियम में, अम्लीय मीडियम में, एसिडिक मीडियम में, जब हम जल अपघटन करते हैं तो ये यहाँ से टूटेगा और बना देगा C2H5 COOH, यानी प्रोपियोनिक अम्ल, और प्लस बनाएगा C2H5OH इथेनॉल, ठीक है। तो अब ये हमें ऐसा लगेगा कि जब हम इसका दर निकालेंगे तो दर क्या होना चाहिए, K और प्लस C2H5COO और C2H5 इंटू फिर हमें क्या होना चाहिए, H2O, और दोनों पर 1 है, इसीलिए क्या होना चाहिए, x प्लस वाई बराबर 2 होना चाहिए। हमें दिख रहा है कि हाँ सही है, एक ये रिएक्टेंट है और एक रिएक्टेंट ये है, और जाहिर सी बात है दोनों की घात 1 है, इसीलिए ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होना चाहिए। लेकिन प्रायोगिक रूप में ये पाया गया कि एस्टर के जल अपघटन के दौरान जो H2O की मात्रा में
जो है वो बहुत ज़्यादा कमी नहीं आती है ना, बहुत अधिक कमी नहीं आती, इसीलिए यह केवल इस पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? यह केवल एस्टर की सांद्रता पर डिपेंड करता है, इसीलिए ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। यानी ये कैसी है? ये प्रथम कोटि अभिक्रिया है, या अभिक्रिया की कोटि कितनी निकलती है? यहाँ फर्स्ट निकलती है। इसी तरह से सुक्रोज का भी है। सुक्रोज का जल अपघटन यानी C12H22O11 प्लस H2O, और ये भी एसिडिक मीडियम में होता है और बनता है ग्लूकोज C6H12O6 ग्लूकोज, और फ्रक्टोज भी बनता है C6H12O6 यानी ग्लूकोज और फ्रक्टोज। इसमें भी जो H2O है उसकी सांद्रता का महत्व उतना नहीं होता रिएक्शन के दौरान, वो उतनी सांद्रता में कमी भी नहीं होती, इसके कारण भी ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है ना। तो ध्यान रखिएगा, ये वास्तव में स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर है, यानी जो आभासी प्रथम कोटि अभिक्रिया होती है, ये दोनों है ना। तो इसको ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम लोग इसकी इकाई पढ़ते हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं वेग स्थिरांक की इकाइयाँ। ठीक है, एक रिएक्शन हम लोगों ने देखा था, माना A प्लस B और ये बना दिया C प्लस D, है ना। ये एक माना एक रिएक्शन है। अभी अपन ने देखा था कि दर नियम से क्या हो जाता है? दर नियम से दर बराबर क्या हो जाता है? K, और ये A इंटू B, और इसका हो जाएगा घात कितनी हो जाएगी? x एंड b के ऊपर y। और अपन लोगों ने देखा था कि x प्लस y ये क्या है? इसको हम n मान लेते हैं, और यही है अभिक्रिया की कोटि, है ना। ये भी अपन लोगों ने देखा था, ये क्या है? अभिक्रिया की कोटि। ठीक, अभिक्रिया की कोटि है। ये एक अपन ने रिएक्शन ले लिया। यहाँ हम K बराबर, यदि हम K बराबर करते हैं, देखो K को यहीं कर देते हैं और इसका हम पक्षांतर करते हैं, तो क्या हो जाएगा? दर बटे क्या हो जाएगा? A की घात x गुणित B की घात कितना? y आ जाएगा ये। ठीक है, अब हम किसी का भी दर देखते हैं। हमने यहाँ पर क्या देखे थे कि सांद्रण में परिवर्तन, यानी समय के साथ सांद्रण में परिवर्तन। तो दर बराबर वास्तव में क्या हो जाएगा? सांद्रण बटे समय, ये हो जाएगा ना। दर बराबर सांद्रण बटे समय। तो हम यहाँ दर बराबर, दर की जगह हम क्या लिख सकते हैं? सांद्रण बटे समय। तो अब देखिए हम क्या लिखें, यहाँ लिखें हम सांद्रण बटे समय। ठीक है, और ये दोनों भी क्या है? वास्तव में यहाँ पर अगर हम देखें तो A और यहाँ x इंटू B यहाँ पर y, ये भी क्या है? सांद्रण है। ठीक है, और जिसके ऊपर हम देख रहे हैं कि अभिक्रिया की कोटि अलग अलग है, तो हम इसको n मान ले रहे हैं। और अभिक्रिया की कोटि भी अपन ने देखा 0 भी होती है, प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि, कुछ भी, यानी यहाँ n बराबर 0, 1, 2, 3 ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो अब हमने देखा, अब ये हम यानी नीचे वाले भाग को लाएंगे तो ये किस में चला जाएगा? गुणा में चला जाएगा, वो भी 1 बटे सांद्रण के, 1 बटे सांद्रण, और ये सांद्रण की घात कितनी हो जाएगी? n हो जाएगी।
ठीक है। तो अब हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई निकालेंगे, 0 के लिए निकालेंगे, है ना। तो हम सबका अभी एक चार्ट बनाते हैं, आप इसको पहले लिख लीजिए। यही आपका मेन है, इसी से आपको सभी कोटि की अभिक्रियाओं के लिए हमको वेग स्थिरांक की इकाई ज्ञात करना है। ये भी परीक्षा के हिसाब से बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, तो अब हम एक एक करके वेग स्थिरांक की इकाइयाँ निकालते हैं, ठीक है। अब देखो सांद्रण को हम किस में व्यक्त करते हैं? सांद्रण को हम व्यक्त करते हैं मोल प्रति लीटर, ठीक है। मोल प्रति लीटर या मोल लीटर प्रति लीटर, है ना। तो यहाँ बटे में है तो यहाँ किस में आ जाता है? -1 में, ठीक है। और हम समय को किस में देखते हैं? समय को हम देखते हैं सेकंड में, ठीक है, सेकंड, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अगर हम इसको वेग को करेंगे, दर को करेंगे तो क्या हो जाएगा? मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, है ना, हम सेकंड में नापते हैं। तो ये दोनों मिला के क्या हो जाएंगे? मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। और यहाँ पर हम क्या करेंगे? सांद्रण, और ये n रहेगा, ठीक है। तो हम 1 बाय 1 निकालते हैं। जैसे हम लिखते हैं अभी शून्य कोटि की अभिक्रिया, ठीक है। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक देखिए कैसे निकालेंगे? के बराबर सांद्रण बटे समय, क्या क्या हो जाएगा? सांद्रण, ये तो बदलेगा ही नहीं, है ना, सांद्रण बटे समय, और गुणित 1 बटे सांद्रण, और यहाँ n कितना है? 0 है, यानी शून्य कोटि की अभिक्रिया है, इसलिए यहाँ पर n कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो 0 हो जाने के कारण अब इसकी वैल्यू तो कितनी हो गई? इसकी वैल्यू 0 हो गई, ये पूरा राशि इसकी वैल्यू 0 हो गई, यानी शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक जो आएगा वो आएगा मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। इसका है मोल प्रति लीटर और ये प्रति सेकंड, ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। ये उसकी इकाई हो जाएगी, किसके लिए? शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए ये इकाई हो जाएगी, ठीक है। अब हम इसी तरह प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए निकालें, है ना। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए पूरा वेग स्थिरांक निकालते हैं। मैं पूरा नहीं लिखती, आप लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? के बराबर, अब फिर सांद्रण, है ना, क्या हो जाएगा? सांद्रण के बटे समय, समय गुणित 1 बटे सांद्रण, ठीक है। और ये सांद्रण की, अब प्रथम कोटि की अभिक्रिया है तो यहाँ क्या आएगा? 1 आएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है। और इसके ऊपर भी वास्तव में 1 है, किसी के ऊपर घात नहीं लिखा हुआ, मतलब 1 का है घात। तो यहाँ से ये सांद्रण और ये सांद्रण, ये अंश और हर में है ना, इसलिए दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। और इसके लिए केवल क्या आएगा? 1 बटे समय, या समय ना लिख के हम इसको क्या लिखेंगे? सेकंड, है ना, 1 बटे सेकंड, ठीक। इसीलिए जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक आएगा वो आएगा सेकंड की घात ऋण 1। आ रही है बात समझ में? तो ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई है ये।
अब हम इसी प्रकार द्वितीय कोटि के लिए निकालते हैं। ठीक है, द्वितीय कोटि के लिए द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, देखो अब तो आपको आसान लगने लगा होगा। उसके लिए हम वेग स्थिरांक निकालें तो क्या हो जाएगा, k बराबर, फिर हम लिखेंगे सांद्रण बटे समय, सांद्रण बटे समय गुणित 1 बटे सांद्रण। ठीक है, अब सांद्रण द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है तो उसके लिए n का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, 2 हो जाएगा। अब ये 2 है और ये 1 है, तो 1 तो ये कट गया। ठीक है, 2 में से 1 से तो कट गया, यानी इसका मान कितना आया, 1 बटे सेकेंड, 1 बटे सेकेंड, 1 बटे समय था ना, और फिर इनटू में क्या आया, 1 बटे सांद्रण। अब आपको मालूम है सांद्रण हम क्या लिखते हैं, मोल प्रति लीटर, तो ये निकल आएगा, देखिए क्या निकल आएगा, सबसे पहले सेकेंड की घात ऋण 1, ये नीचे है ऊपर जाएगा तो ऋण 1 है ना, और सांद्रण की जगह हम क्या लिखेंगे, मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर। ठीक है, मोल प्रति लीटर यानी सेकेंड, और ये हो जाएगा मोल प्रति लीटर। ठीक है, तो अब देखिए ये लीटर भी नीचे है तो ऊपर पहुंच जाएगा, है ना, तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि नहीं, इसको लिख लिए क्या, इसको और अच्छे तरीके से लिख देती हूँ मैं। देखिए सेकेंड की तो ऋण 1 ही रहना है, लीटर नीचे चला गया था इसलिए लीटर, है ना, नीचे का नीचे, मतलब जब ऊपर आएगा तो वो ऋण ना होके प्लस में हो जाता है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, मोल का घात ऋण 1, ये उसकी द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई होगी। तो ठीक है, अब ये अपन ने पूरा निकाल लिए। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय।